बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। हम रियल का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और नए साल के साथ नई उम्मीद के साथ। सभी सुनिए, पहले रियल एनालिसिस को पढ़ने से पहले यदि आपने कुछ नियम का पालन किया तो आप 100% उसके अंदर नंबर ला सकते हो। डिपेंड करता है कि आप लोग के, और नियम ऐसे होते हैं कि उनको 100% पूरा ही करना पड़े तभी जा करके ला सकते हो आप, अन्यथा नहीं ला सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार बच्चों को ये शिकायत रहती है बार बार कि रियल समझ में नहीं आती, रियल की थ्योरम याद नहीं होती, तैयार नहीं कर पाते हो, रियल की थ्योरम को भूल जाते हो। ये सारी चीजें 1 बाय 1 सबके साथ होती है। उसका एक ही कारण है, या तो बच्चा बिगर समझे रट रहा है, और आप भी समझते हो रटने वाली चीजें कितने कुछ याद कर सकते हो आप, ज्यादा याद नहीं रह पाती। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे आपको लेक्चर लेने हैं और साथ में क्या करना है, आपको तैयार भी करना है। ये बात मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं और वापस सुन लीजिए कि जैसे आज एक लेक्चर हुआ तो उसका जो कंसेप्ट है वो आपको तैयार होना चाहिए। जितना कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपका 101% क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़े। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आज कहूंगा 2-3 दिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 दिन बहुत अच्छा रूटीन रखेंगे, लेकिन बाद में जाके वो रूटीन अपना खराब कर देते हैं। और यही कारण होता है कि बाद में जाके धीरे धीरे इकट्ठी हो जाती है थ्योरम और फिर बाद में आप याद नहीं कर पाते। तो थ्योरम कोई बड़ी बात नहीं होती। थ्योरम आपने डिस्क्रीट भी पढ़ी है, आपको पता है अच्छे से कि कैसे याद हो जाती है आराम से, लेकिन वो डिपेंड करता है कब, जब मेरे अकॉर्डिंग आप चलो। 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी पूरी की पूरी रियल के अंदर। पहले पढ़े हुए बच्चों की आप नंबर देख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रियल के अंदर किस तरह से नंबर आते हैं। लेकिन सब चीजों की एक ही बात है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। डिपेंड करेगा आप लोगों का मेरे प्रति कितनी, मेरे नियमों के प्रति कितनी रेस्पेक्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं आज कहूं 2 दिन असर, तीसरे दिन गायब। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको अच्छे से पता होगा अपना नियम नंबर फर्स्ट। वो क्या होता है कि जो आज पढ़ा वो कल तैयार होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि किसी जैसे रियल नंबर है, मतलब रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस को पढ़ने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक चीज़ें अपन पढ़ते हैं। आपको पता होता है कि इससे अपन को काफ़ी यूज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। हम जो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एनालिसिस, जिसे हम बोलेंगे वास्तविक विश्लेषण। रियल एनालिसिस का पेपर है और जिसे हम बोलते हैं क्या, वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण ये जो पेपर होता है आपकी बुक का, वो सेकंड पेपर होता है, वो फर्स्ट पेपर होता है, सॉरी फर्स्ट पेपर होगा। और फर्स्ट पेपर और साथ में आप कौन सा, बीएससी पार्ट सेकंड का, ठीक है भाई। बीएससी पार्ट सेकंड में पहला ही पेपर रियल का होता है। ये विशेष रूप से ध्यान दें, फर्स्ट पेपर आपका रियल का होता है। और ये एक बात हमेशा याद रखें कि जो पहला पेपर यदि अच्छा जाता है तो आगे भी पेपर पढ़ने में या आपका एग्जाम होने में काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। आप जानते हो कई बार एग्जाम देने गए, शुरू का क्वेश्चन आपका सही हो गया तो आगे और मोटिवेशन मिलता जाता है आपको। लेकिन डिपेंड करता है आपका कि फर्स्ट पेपर आपका अच्छा हो। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप, बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पर बात करें नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपने देखा होगा नेचुरल नंबर, बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल की बात कर रहे हैं हम, जहां आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो इस चीज को। नेचुरल नंबर आपको पता है अच्छे से कि एन से शो करते हैं हम नेचुरल नंबर को। और नेचुरल को क्यों कहा गया नेचुरल, आपको पता होगा, क्योंकि
नेचर में क्या होता है, 1 से ही एग्जिस्ट करती है। आप देखिए किसी भी वैल्यू, किसी भी चीज को आप इंडिकेट करोगे या बताओगे तो कहां से कहोगे? किसी बच्चे से कहोगे कितनी बोतल रखी हुई है या कितने पेन रखे हुए हैं, तो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। इसीलिए क्या कहा गया, इसे नेचुरल नंबर कहा गया। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हुआ भाई? नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ यहां पर कहां से? 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई डिजिट नहीं होती, इनफाइनाइट कोई डिजिट नहीं होती। इनफाइनाइट एक कंसेप्ट होता है, समझ रहे हो? ये कहां तक जा रहा है पता नहीं है, कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इनफाइनाइट एक कंसेप्ट है, ना कि कोई डिजिट है। डिजिट होती तो पता चल जाता है भाई इनफाइनाइट क्या है, क्योंकि अनडिफाइन है ना ये। देखिए यहां पर उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद हम बात करेंगे, यहां पर वो आएगा होल नंबर, जिसे W से शो करते हैं हम। होल नंबर को आप पूर्ण संख्याएं बोलते हो, और संख्याएं पूर्ण तभी बनेगी जब जीरो और इंक्लूड हो जाए उसके अंदर। तो हमने क्या बोला यहां पर, इसमें जीरो और इंक्लूड कर दिया। तो देखिए यहां पर 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये क्या बन गया आपका? होल नंबर बन गया, जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसके बाद हम बात करें इंटीजर, पूर्णांक जिसे बोलते हैं हम। पूर्णांक में क्या होता है, एक तो i होता है और एक ये z से भी शो कर देते हैं कई जगह। इंटीजर को क्या करते हैं, कई बार तो अपन i से शो करते हैं और कई बार किससे शो कर देते हैं हम? z से। इंटीजर जो होता है, देखो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि जितनी प्लस में दुनिया थी ना, उतनी ही माइनस में भी बना दी दुनिया। कहने का मतलब जैसे 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, तो इतनी कितनी ही दुनिया कहां बन गई? नेगेटिव के अंदर बन गई, -1 से लेके कंटिन्यू -इंफिनिटी तक। तो कहने का मतलब इंटीजर पूर्णांक में क्या आते हैं? 0, फिर +-1 +-2 +-3 एंड डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। देख सकते हो आप, जितना आप इन प्लस में चले उतना ही कहां चलना है आपको? नेगेटिव में चलना है। इंटीजर के बाद में हमारे पास जो आता है वो आता है रेशनल नंबर। कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं जो होती है, सुनिए ध्यान से, वे संख्याएं जिन्हें p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0, p/q, जिन्हें वे संख्याएं जिन्हें हम क्या करेंगे? p/q, यहां लिख देता हूं मैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके। मतलब सिंपल सी बात है कि वो नंबर जो क्या कर जाए, p/q के रूप में व्यक्त हो जाए, वो क्या होती है? आपकी परिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे हम परिमेय संख्याएं की बात करूं तो जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, इसमें 2 क्या है आपका? रैशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इनरैशनल नंबर। जिसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं। इन्हें क्या बोला गया? इनरैशनल नंबर, जिन्हें क्या बोला हमने? अपरिमेय संख्याएं। क्लियर सी बात है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? देखिए, वे संख्याएं जिन्हें p/q q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। कहने का मतलब आपके सामने क्या चीज आई
कि वे नंबर जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके और साथ में q नॉट इक्वल टू 0 हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय, इनरेशनल नंबर। आपने देखा होगा इनरेशनल नंबर की बात करूं तो मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर, जैसे √3। √3 क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? √3 क्या बन गया आपका? अपरिमेय संख्या बन गया। क्लियर है? कोई दिक्कत थोड़ी है। क्लियर? अब आप क्या करोगे? देखो, जब आपके पास ये नंबर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल है, इनरेशनल है, इसके बाद जो नंबर बनेगा वो बनेगा रियल नंबर। क्या बनेगा भाई? इनके बाद हमारे पास जो बना वो बना क्या? रियल नंबर, जिसे R से भी शो करते हैं। और जितने भी रैशनल नंबर है और जितने भी इनरेशनल नंबर है, इन सबको मिलाकर के वो क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है, वास्तविक संख्याएं होती है। ध्यान से समझेंगे, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। क्या पढ़ रहे हैं हम? रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस के अंदर हम पढ़ेंगे वास्तविक विश्लेषण, अर्थात वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण देखेंगे हम। समझ में आ रही बात? जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो सम्मिश्र चरफलन होगा, वहां पर हमेशा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। यहां पर रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, वास्तविक मान फलन होगा, वहां पर क्या होगा? सम्मिश्र। ठीक है ना? क्योंकि रियल नंबर, अब जो रियल नंबर को रियल क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है ये किस पर शो हो सकते हैं? रियल एक्सेस पर शो हो सकते हैं, इसलिए रियल बोल दिया इसको। क्लियर सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होती है, तो पहले इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है भाई? नोट कर लिया होगा भैया आप लोगों ने। जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे और समझेंगे। देखो, आप लोगों ने थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में देखा, इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख लीजिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर और आता है इसी के अंदर। तो एक नंबर और लिख लेते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक और नंबर रह गया, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो सुन लीजिए ध्यान से। कॉम्प्लेक्स नंबर COM, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखिए, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कई बार C से दिखा देते हैं, जैसे Z से भी शो करते हैं। तो C बराबर A प्लस आयोटा B, फॉर ऑल A और B जो है वो रियल के होते हैं। देखो भाई, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर C बराबर क्या होता है? A प्लस आयोटा B। आप जानते हो A और B क्या होता है? रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि जो आयोटा है ना, उसकी वैल्यू होती है √-1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। ये कोई डिजिट नहीं थी, वैल्यू माइनस रूट में -1 आया तो उसको क्या कर लिया गया? एक काल्पनिक संख्या का नाम दे दिया गया, क्योंकि सोल ही नहीं हो रहा वो, तो इसलिए क्या बोल दिया गया उसको? आयोटा। अब ये जिसके साथ लग रहा है उसे क्या बना रहा है? वो काल्पनिक बना रहा है। सभी ध्यान देंगे, A और B तो दोनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन आयोटा लगने के बाद में जो संख्या आयोटा के साथ आ जाती है वो क्या बन जाती है? काल्पनिक बन जाती है। क्या बन जाती है? काल्पनिक बन जाती है। तो ध्यान देंगे, आयोटा बराबर क्या हो गया? √-1 हो गया। तो देखिए भाई, आप बताइए, यहां पर यदि रियल पार्ट की बात करूं, मैं रियल पार्ट की बात करूं तो वो तो A होगा। थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में हमने देखा, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे। देखिए भाई, बोर्ड पर ध्यान दें, प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हम बात करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी, सातत्य।
कंटिन्यूटी क्या होती है सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कंटिन्यूटी के लिए, सातत्य के लिए, जिसे हम सतत के नाम से भी जान देते हैं, सतत। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, अर्थात 12th क्लास में आपने देखा था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाता है, सतत कब कहलाता है। सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान देंगे और समझेंगे, एक तो होता है वक्र के माध्यम से। तो वक्र में तो क्या होता है कि ऐसा वक्र जो कहीं से ब्रेक नहीं हो, कंटिन्यू चल रहा है, तो वो क्या है आपका, सतत है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कोई भी फंक्शन, हम परिभाषा ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं कि फलन एफ ऑफ एक्स, फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर, किसी बिंदु पर, ठीक है, एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है, सतत कहलाता है यदि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है यदि, कब कहलाता है, सबसे पहला पॉइंट देखिए बोर्ड पर, सबसे पहले तो कब कहलाता है, सबसे पहला है एक्स दाईं सीमा RHL, राइट हैंड लिमिट, दाईं सीमा को क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। ये क्या होती है, सुनिए ध्यान से, दाईं सीमा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, इसे बोलेंगे हम राइट हैंड लिमिट। बात करूं मैं सेकंड पॉइंट LHL, बाईं सीमा लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। किसी फंक्शन f ऑफ x का x बराबर a पर सतत होने के लिए दाईं सीमा और बाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, और यदि तीन दोनों क्या आ जाए, और एक और पॉइंट आता है इसमें जो इसी में ले लूंगा मैं, अर्थात फंक्शन की वैल्यू इस बिंदु पर दाईं सीमा और बाईं सीमा, यदि तीनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो फलन क्या बन जाता है, सतत बन जाता है। फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है यदि इस बिंदु पर फलन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों यदि बराबर हो जाते हैं तो फलन क्या हो जाता है, उस बिंदु पर सतत हो जाता है। एक बात याद रखना, किसी भी फलन के लिए सतत सिद्ध करने के लिए हम ये तीन कंडीशन जरूर शो करेंगे उसके अंदर। सबसे पहले फलन उस बिंदु पर क्या हो, उस बिंदु पर फलन की वैल्यू, फिर दाईं सीमा और फिर बाईं सीमा निकालेंगे। यदि तीनों में से कोई एक भी अन्य बराबर नहीं आए तो वो सतत नहीं हो जाता, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, अर्थात असतत हो जाएगा। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए देखिए भाई, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, थोड़ा सा देखिए आप लोग। तो कोई भी फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत कहलाएगा, कब कहलाएगा, यदि फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू दाईं सीमा बाईं सीमा यदि तीनों बराबर होते हैं तो फलन क्या बन जाता है, सतत बन जाता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं और सिद्ध करते हैं। देख लीजिए आप लोग बिल्कुल क्लियर वे में, यदि आप लोगों ने एग्जाम्पल को तरीके से समझा तो आपको बिल्कुल इजी वे में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चले देखिए भाई, डेफिनेशन लिखते हैं हम। सब बच्चे लिखेंगे डेफिनेशन। लिखिए लिखिए, फलन एफ ऑफ एक्स, फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर, फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है, एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है, सतत कहलाता है यदि यदि
फर्स्ट पॉइंट लिखो, यदि x बराबर a पर, यदि x बराबर a पर फलन का मान, यदि x बराबर a पर फलन का मान, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखिए, दाईं सीमा RHL, शॉर्ट में लिख लो RHL, ब्रैकेट में लिख लो दाईं सीमा, और उसके लिए ये भी लिख लो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, अर्थात करके लिख लो, कैसे भी लिख लो। लिख लिया। इसके बाद लिखिए थर्ड पॉइंट, LHL, थर्ड पॉइंट में लिखिए, जिससे क्या बोलोगे आप, बाईं सीमा, और ये क्या होती है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, इसे क्या बोला जाएगा, बाईं सीमा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? नीचे लिख लो अर्थात, अर्थात अर्थात फंक्शन की वैल्यू इस बिंदु पर RHL बराबर LHL, यदि तीनों इक्वल हो जाते हैं, मान लो RHL बराबर LHL बराबर फंक्शन की वैल्यू हो जाती है, तो वो फलन क्या बन जाता है आपका, सतत बन जाता है, कंटिन्यूज बन जाता है। क्लियर है? बिल्कुल आप लोगों के सामने ये बात क्लियर है कि किसी भी फंक्शन के लिए यदि कंटिन्यूस दिखाऊंगा तो मैं ये कंडीशनों का पालन करूंगा ही करूंगा, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है भाई, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन और समझते हैं। देखिए भाई, हाँ भाई यहां पर ध्यान देंगे, सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सब बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सभी का ध्यान बोर्ड पे। फर्स्ट लिया हमने, एक जनरल एग्जाम्पल ले लिया, f ऑफ x बराबर, सीधा सा एग्जाम्पल ले लिया, x बराबर f ऑफ x बराबर x है, और इसमें ले लिया मैंने मॉड ऑफ x, और आपसे कह दिया x बराबर 0 पर चेक कीजिए कि क्या होगा। यहां पर ध्यान देंगे सब बच्चे, पढ़ने पर विशेष रूप से ध्यान दें। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मोड है वो क्या कहता है। विशेष रूप से ध्यान रखें, तो मोड का जो कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता हूं वो पूरी तरीके से दिमाग में रखना है। वो क्या है मोड का कंसेप्ट, यहां देखिए, यदि मोड ऑफ x माइनस a, मैंने क्या ले लिया, जनरल a ले लिया, इसकी जगह a की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चन, a की जगह दे सकता है आपको। ध्यान देंगे x माइनस a। अब आप खुद देखिए बोर्ड पर, इसके लिए क्या होगी कंडीशन, इफ यदि x की वैल्यू a से छोटी है, यदि मान लो x की वैल्यू क्या है, a से छोटी, यदि a से छोटी है तो ये फंक्शन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। यदि x की वैल्यू क्या है, a से छोटी, तो ये मोड वाला जो फंक्शन है वो क्या आएगा, नेगेटिव। और मैं बात करूं यहां पर, इफ x का मान a से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आएगा। अब आप यहां ध्यान देंगे, x बराबर a पर तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं है तो ये किसी पे भी इक्वल लगा दूं वही मान आएगा, तो मैंने इस पर इक्वल लगा दिया, तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया। कौन सा, f ऑफ x बराबर मोड ऑफ x माइनस a। सब बच्चे इसको अलग से नोट कर ले भाई, इस लाइन को अलग से नोट करें सब, सभी बच्चे लिख लें अलग से। क्या जो ये सॉल्यूशन कर रहे हो उसी में ऊपर लिख लीजिए, लिख लीजिए f ऑफ x बराबर मोड ऑफ x माइनस a, यदि x का मान a से छोटा है
तो नेगेटिव फंक्शन रहेगा ये, और यदि x का मान बड़ा है तो पॉजिटिव रहेगा। अब एक ही जगह जैसा क्वेश्चन होगा वैसे टर्म आपके सामने आ जाएगी, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है? क्या कह रहे हो? हाँ, नहीं, इसमें तो ये 0 पे चलेगा, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा जिस पर चलेगा वो। ठीक है भाई, चले अपन। क्लियर है? तो देखिए भाई, देखिए हम 0 की बात कर रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान देंगे। सोल्व कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। गिवन है आपको फंक्शन, क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस 0, यही है ना। एक ही जगह क्या है? 0। अब एक ही जगह 0 है तो इसको कैसे लिखा जाएगा वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले देखो, यदि क्या हो जाए, यदि x का मान 0 से छोटा, यदि 0 से छोटा होगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का x। अरे 0 को तो क्या लिखूंगा मैं, आपने पढ़ा भी होगा। और यदि x की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 से बड़ी, तो आप जानते हो ये पॉजिटिव होता है, और 0 के बराबर आते ही क्या हो जाता है? ये 0। देख लीजिए आप लोग, फंक्शन ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता दीजिए आप लोग। क्लियर है? बिल्कुल। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, ये चीज तो पहले भी पढ़ी, हमने 12th में भी पढ़ी, आप लोगों ने देखा होगा इस चीज को। यदि वक्र के माध्यम से देखा हो तो ऐसा ही तो होता है। ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, और जो y बराबर एक्स का वक्र होता है वो ये होता है। ये तो लाइन हो गई y बराबर एक्स की, जिसे आप बोलते क्या हो? जिसे आप बोलते हो 45 एंगल पर झुकी हुई एक सरल रेखा की समीकरण होती है। लेकिन यही चीज नेगेटिव में आ जाती है, तो ये नेगेटिव वाला फंक्शन है तो x लेस देन पे चलेगा, तो लेस देन पे चलेगा। इधर क्या होता है? x डैश होता है। ये लीजिए, थोड़ी सी लाइन वो हो गई, देख लो आप चाहे। और 0 पर है वो 0 है। तो हम यहां वक्र की बात नहीं कर रहे, हम तो यहां कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जो इसकी बात कर रहे थे। ठीक है भाई, तो हम चलते हैं यहां पर और समझते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले x बराबर 0 पर क्या करोगे? फलन का मान ज्ञात करोगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट किया, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान। देखिए f ऑफ 0, x बराबर 0 पर फंक्शन f ऑफ 0 की वैल्यू, f ऑफ 0 की वैल्यू देखिए बोर्ड पर। x बराबर 0 पर क्या आ रही है? सब बच्चे देखो, x बराबर 0 पर 0 मिल रही कि नहीं मिल रही आप लोगों को? क्लियर है? हाँ भाई योगी, हाँ ध्यान दे पहले बोर्ड पर। दाईं सीमा निकालते हैं अपन, राइट हैंड लिमिट जिसे हम बोल रहे हैं दाईं सीमा क्या होती है? सुनिए ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। क्लियर है? अब 0 प्लस h की बात कर रहा हूं ना मैं, तो 0 प्लस h क्या रहेगा वो सुनिए ध्यान से, इक्वल टू, इसी में रख देता हूं मैं वैल्यू पहले। बताओ भाई बच्चों, यहां ध्यान दे के बताओ कि फंक्शन कौन सा आएगा? 0 प्लस एच। 0 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 0 से बड़ा या छोटा? बड़ा। बस थोड़ा सा ये आइडिया रख लेना आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन में। बताइए 0 प्लस एच का मतलब ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 0 वाला ये फंक्शन है, तो ये x की जगह क्या रखूंगा? 0 प्लस एच। अब h की जगह 0 रख दो, क्या आ गया भाई? 0। आएगी नहीं आई लिमिट? बताइए। अब हम बात करते हैं आगे, थर्ड पॉइंट की बात करें और क्या निकालते हैं? LHL। बोलिए। अब LHL की बात करें तो LHL देखिए क्या आता है? LHL आपके सामने आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। देख लीजिए आप, फंक्शन कौन सा आएगा? 0 माइनस h पे फंक्शन बोलिए। फंक्शन आएगा वो वाला, तो ये वाला 0 माइनस h, ये वाला माइनस का, तो 0 माइनस h। लेकिन इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वापस पॉजिटिव हो जाएगा वो तो, और वो वापस वो तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ आपके सामने आया क्या? अर्थात आपके सामने आया कि 0 की वैल्यू, दाएं की सीमा
ये तीनों के तीनों आपके क्या आ गए, इक्वल आ गए। यदि दाईं सीमा बाईं सीमा और क्या हो जाए फंक्शन की वैल्यू यदि समान होती है तो क्या बोला जाएगा, x बराबर 0 पर जो फलन होगा, फलन एफ ऑफ एक्स होगा, वो क्या होगा, सतत होगा या सतत है। क्योंकि होगा तो सिद्ध करना था, हमने तो सिद्ध कर दिया कि सतत है भाई। बोलिए भाई, यहां तक की बात आपके सामने मैंने आपको समझाई कि कोई भी फंक्शन होता है और उसके लिए सतत यदि सिद्ध करना होता है तो उस फंक्शन के लिए सबसे पहले तो उस बिंदु पर क्या दिखाएंगे अपन, फलन की वैल्यू, फिर दाईं सीमा, फिर बाईं सीमा, और तीनों यदि इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या बन जाता है, कंटिन्यूज बन जाता है, सतत बन जाता है। क्लियर है बिल्कुल। यदि आप लोगों का दिमाग रहेगा, कंसेप्ट को तरीके से पढ़ोगे तो आपको रियल सबसे इजी पेपर लगेगा। ध्यान रखना इस बात को, जबरदस्त इजी रहेगा, लेकिन आप लोगों को 1 बाय 1 ध्यान देना है, सभी बच्चों को ध्यान देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, ठीक है, लिखिए। धीरे तो हो रहा। हाँ भाई, इसी में अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे एक जनरली छोटा सा इजी सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए भाई, बातें नहीं करें। एफ ऑफ एक्स बराबर आपको कोई फंक्शन दे दिया e की पावर 1/x अपॉन क्या x एंड 0 इफ x नॉट इक्वल टू 0 पर ये, इफ x इक्वल टू 0 पर ये। सब बच्चे ध्यान देंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है। हाँ, सभी ध्यान देंगे और समझेंगे। देखो, यदि कोई डिजिट आपकी जैसे कोई भी वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है 0 के, तो ये बात ध्यान से सुनेंगे, वो ग्रेटर देन भी हो सकती है और लेस देन भी हो सकती है। तो दाईं सीमा हो चाहे बाईं सीमा हो, दोनों में वही फंक्शन लेना है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुन रहे हो आप? यदि किसी फंक्शन के अंदर क्या मिल जाए आपको, यदि किसी फंक्शन के अंदर ये मिल जाता है क्या कि यदि नॉट इक्वल टू दिया हुआ हो, तो नॉट इक्वल टू दिया हुआ होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे वो ग्रेटर देन हो चाहे वो लेस देन हो, दोनों में वही फंक्शन लेना पड़ेगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। आप ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। देखिए, इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती है ना, क्या क्या हो सकती है, x 0 से बड़ा भी हो सकता है या फिर x 0 से छोटा, क्योंकि आप भी जानते हो जब बराबर नहीं है तो। अब यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं x बराबर 0 पर किसका मान, बताओ भाई, f ऑफ 0। फंक्शन में देख के बता दो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। दूसरा पॉइंट हम बात करें, दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h f ऑफ 0 प्लस h, वही फंक्शन आएगा।
लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सब बच्चे देखेंगे ई की पावर, क्योंकि फंक्शन तो पूरा ये रहेगा 1/0 प्लस एच अपॉन क्या रहेगा 0 प्लस एच, एंड लिमिट है एच टेंडिंग टू 0 ई की पावर 1/h अपॉन एच। देखिए यही सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बात बता दीजिए। ये सामने आ रहा है तो सोच के बताया मेरे को कि इसमें लिमिट कैसे लेंगे। सब बच्चे देखें और दिमाग लगाएं, इसमें लिमिट लेने की प्रवृत्ति कैसी रहती है। आप लोग चेक करें वह लिमिट लेकर के क्या मान आ रहा है आपके सामने। रफ कॉपी में लिमिट लेकर के चेक करें 1 मिनट कि क्या वैल्यू आपके सामने आ रही है। सब बच्चे लेंगे लिमिट, ध्यान रखना इस बात को। ऊपर तो कौन सा लिया आपने लिमिट। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो क्या कहना चाहता हूं सुनो, कि e की पावर 1/h में यदि आपने लिमिट ली तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए e की पावर 1/h अर्थात e की पावर 1/∞, वो सॉरी क्या 0, लिमिट 0 होती थी या इन्फिनिटी होती थी बताओ, 0 ही लिखा था ना। अब जब हम लिमिट लेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो सुनिए क्या आता है, देख लो चाहे आप 0/0। देखो आप पहले ढंग से, आप लोगों के सामने क्या वैल्यू आ रही है वो देखिए। आप लोग सोच के देखिए कि वैल्यू जो आ रही है उसको कैसे सोल्व किया आप लोगों ने। बताओ e की पावर 1/0 का मतलब क्या होता है, 1/0 का मतलब होता है 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, इन्फिनिटी है ना, तो e की पावर क्या आ गया इन्फिनिटी, बटे में क्या आ गया 0। e की पावर इन्फिनिटी का मतलब देखो e का मान होता क्या, क्या कह रहे हो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी होता है ना, तो बताओ e की पावर इन्फिनिटी क्या हुआ इन्फिनिटी, तो क्या बन गया इन्फिनिटी बटे 0। निर्धारित नहीं है ये तो, इसका मतलब तब तक लिमिट नहीं ले सकते जब तक कि ये क्या नहीं हो जाए, एग्जिस्ट नहीं कर जाए लिमिट। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखिए क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनेंगे। उसमें क्या करेंगे हम, प्रसार करेंगे। तो प्रसार देखिए क्या होता है, ध्यान देंगे प्रसार के लिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h एज इट इज। e की पावर x का प्रसार देखा होगा आपने, e की पावर x का प्रसार होता है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल, कंटिन्यू चलता है ना। तो प्रसार कर देते हैं हम 1 + 1/h + 1/2h² 2 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। बोलो भाई, ऐसे ही तो आएगा। अब आपने क्या किया इसके अंदर वो सुनिए ध्यान से। इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, 1/h मल्टीप्लाई करोगे ना। अरे भाई बोलो, तो क्या करोगे आप बताओ, इसके अंदर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी बताए। हाँ क्या मान आएगा इसका, मैंने प्रसार कर दिया इसका, ठीक है प्रसार कर दिया। तो देखिए क्या आता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये अंदर गया तो क्या आया यहाँ पर 1/h प्लस के 1/h² प्लस के 1/2 फैक्टोरियल h क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। बोलो आपको पता है कि यदि मैं लिमिट रखता हूं तो क्या आएगा 1/0 1/0 1/0 1/0 मतलब इन्फिनिटी। कुल मिला के क्या आ गया, आ गया कि नहीं आ गया बताइए। आपके पास ये इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम बात करें तो यहां पर ये की कंडीशन पहले हो गई कि 0 पर तो वैल्यू 0 थी, लेकिन मैं बात करूं किसके लिए, दाईं सीमा के लिए, वो क्या मिल गया अलग मिल गया। क्योंकि दाईं सीमा बाईं सीमा फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी, इसलिए ये तो क्या बन गया असतत बन गया। क्या हो गया भाई असतत। समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला,
कि जो फंक्शन है वो क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बिल्कुल। यदि एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो फंक्शन क्या बन जाएगा, असतत बन जाएगा। क्लियर सी बात है। कोई दिक्कत हो आपको तो बता सकते हो आप। ठीक है भाई, अब लिख लीजिए आप इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। जीरो को भाग कैसे क्या क्या कह रहे हो? जीरो को भाग कैसे हाँ भाई, सोल्व किया आप लोगों ने? सोल्व किया है तो देखो, जिन्होंने नहीं किया वो बोर्ड पर ध्यान दें। बहुत इजी क्वेश्चन लिया था जिससे आपको पता चले कि किस तरह से अपन को सोल्व करना है। देखो, एक बात हमेशा याद रखें, जितने भी इजी टॉपिक होते हैं उन्हीं से कठिन बनते हैं, कभी भी पहले कठिन नहीं होता। ध्यान रखना, टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड तभी बनाया जाता है जब पहले इजी आपको पता होता है ढंग से। देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2, आपसे कह दिया गया एक्स बराबर 3 पर। बताइए भाई, क्लियर है? अब ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। सब बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या देखोगे, x बराबर 3 पर किसका मान देखोगे भाई, फलन का मान। जैसे ही हम बात करें f ऑफ 3, बताइए 3 + 2, f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आई, 5। सेकेंड पॉइंट की बात करूं मैं, सब बच्चे ध्यान देंगे, दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट की बात है ना, h टेंडिंग टू 0, राइट हैंड लिमिट होती है 3 + h, मतलब पहले 0 थी, a थी वहां पर, a की जगह 0 था, अब 3 है। बताओ 3 + h, अब तो फंक्शन तो वही आएगा जो है, ये रहा। देखो x की जगह क्या रखोगे, 3 + h और +2, अब h की जगह 0 रख दो, वापस 5 आ गए। बताइए, फिर हम बात करें आगे, थर्ड पॉइंट पर, LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा, 3 - h। 3 - h पर क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 - h + 2। बताओ h की जगह 0 रखा तो वही 5। आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिया बिल्कुल इजी, जिससे आप लोग समझ पाओ। आप लोगों ने देखा होगा कि x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ गए तो क्या बन गया, फंक्शन सतत बन गया। सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया, अर्थात f ऑफ x बराबर 3 पर क्या है भाई, सतत है। बोलिए भाई, कोई भी समस्या हो तो आपको। ठीक है, अब सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज का जो लेक्चर था वो आपने लिया। इस लेक्चर में मैंने आपको रियल एनालिसिस का जो पहला लेक्चर है, इसमें आपको कुछ बताया किस तरह से सतत हम फंक्शन को चेक करते हैं। इसमें नंबर सिस्टम के बारे में बात की। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रियल एनालिसिस के अंदर सभी बच्चे पहले ध्यान से सुने, आज से ही नियम बना लीजिए आप लोग सभी बच्चे। हाँ भाई, सब बच्चे आज से नियम बना लीजिए। क्या बनाएंगे, यदि आप लोग रियल में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो एक नियम बना लीजिए कि आज जो पढ़ा वो आज ही तैयार करना है। क्योंकि जो थ्योरम जिस दिन हो जाती है उसी दिन याद करें, तैयार करें। कैसे तैयार करें, उसका एक ही कंसेप्ट होता है कि आप उसको पहले तो क्या करो, ढंग से तैयार करो, उसके बाद बिगर देखे लिखो। जब आप लिख लेते हो थ्योरम को, यदि कहीं पर आप अटक रहे हो तो आप उसको मार्क कर लो, भाई ये स्टेप अपन पे समझ में नहीं आई है, फिर उसको आप क्या करो, उस स्टेप को देखो, क्लियर करो, फिर जा करके उस दिन पूरी तरीके से वो तैयार हो जानी चाहिए थ्योरम। जब एक थ्योरम आपने उस दिन तैयार कर ली तो उसके अगले दिन जब आप पढ़ो तो पहले उस थ्योरम को देखो, ना कि उसे तैयार करो, केवल देखो, एक बार पूरा रीडिंग कर लो बस केवल। उसके बाद अगली थ्योरम। जब इस कंटिन्यूटी के साथ आप चलते हो ना तो आपको एक एक चीज तैयार हो जाती है और साथ में कंसेप्ट तैयार हो जाता है। एग्जाम के गैप में थ्योरम तैयार नहीं कर सकते आप, एग्जाम के गैप में तो केवल और केवल कंसेप्ट तैयार कर सकते हो, जिसमें भाई ऐसे हो रही है थ्योरम या ऐसे हो रहे हैं क्वेश्चन में ये कर सकते हो। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि एक भी थ्योरम तैयार नहीं है आपके और उस एग्जाम के 2 दिन के गैप में थ्योरम तैयार करोगे आप, तो आप गलती कर रहे हो ये। ठीक है भाई, तो आप लोगों का एक ही काम है कि जो थ्योरम है वो तैयार तभी होगी जब आप क्या करोगे, कंटिन्यूटी रखोगे। कंटिन्यूटी में बहुत ताकत होती है, ध्यान रखना।
आप अच्छे से समझते हो इस बात को। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है। आप लोगों का जितना सपोर्ट रहेगा उतने लेक्चर आते जाएंगे आपके पास, सीधी बात यह है। ठीक है, आपको यदि अच्छा लगता है लेक्चर तो आपके दोस्तों में भेजें, साथ में शेयर करें और कमेंट करें, और बाकी तो तुम जानते ही हो, क्लियर सी बात है। ठीक है भाई, आज के लिए थैंक यू। तुमसे जो होता है उसको